आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल पार्ट 2। यदि आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है जो पार्ट 1 है इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, तो उसको देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज़ इंजीनियरिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन, जिसको मैंने ब्रॉड में डिस्कस किया था। फिर मेटल दिखा था, और वहाँ पे सबसे मेन डिस्कस किया था कि हम ग्राउंड से मेटल को कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, कैसे ब्लास्टिंग करते हैं, फिर ओर के फार्म जो ओर निकालते हैं, तो सब चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो फर्स्ट लेक्चर आप पहले देख सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आइए। तो उसी के आगे हम डिस्कस करेंगे कि जब ओर को हम फर्नेस में मेल्ट करते हैं तो हमें क्या कौन सा कंपाउंड उसके बाद मिलता है। पिग आयरन को क्रूड आयरन या कच्चा लोहा हम बोलते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज को लेते हैं, जैसे आयरन के ओर हो गए, कोक हो गया, लाइमस्टोन हो गए। लाइमस्टोन यहाँ पे एज ए फ्लक्स वर्क करता है। जब इसको लेके जब हम मेल्ट करते हैं तो मोल्टन मेटल और हमको स्लैग मिलता है। स्लैग को जब हम निकाल देते हैं तो जो मोल्टन मेटल होता है वही हमारा क्या होता है, पिग आयरन। तो क्लियर है कि नहीं। आयरन की ओर से जब हम मेल्ट करके जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है वही हमारा होता है पिग आयरन। तो देखिए, इट इज़ प्रोड्यूस इन ब्लास्ट फर्नेस एंड इट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इनटू यूजफुल फेरस मटेरियल। देखिए, पिग आयरन को क्या होता है कि पिग आयरन एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इंडस्ट्री में। इससे हम कोई प्रोडक्ट या डायरेक्ट यूज करके कोई हम प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, बट हम इसका यूज करके ढेर सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कास्ट आयरन हो गया या फिर स्टील के कंपोनेंट्स हो गए। तो इसका हम यूज करते हैं इसको हम बनाने के लिए। तो पिग आयरन एक्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ कास्ट आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं। तो पिग आयरन आल्सो नोन एज क्रूड आयरन। ये क्वेश्चन पूछता है कि क्रूड आयरन कौन होता है, तो आपका पिग आयरन होता है। तो पिग आयरन जो आपका होता है, जब भी आप आयरन ओर को मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद जब आपका फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है वही आपका क्या होता है, पिग आयरन, जिसको कच्चा लोहा या फिर क्रूड आयरन और कभी कभी ढलवा लोहा भी बोलते हैं। वैसे ढलवा लोहा हम कास्ट आयरन को बोलते हैं। इसका नेचर कैसा होता है, ये ब्रिटल नेचर का होता है। यदि आयरन का इसमें आप कंपोजिशन देखेंगे तो आयरन इसमें करीब 92% तक इसमें आयरन होता है, और कार्बन का परसेंटेज 4.5% होता है। सिलिकॉन इसमें 0.4 to 2.8% के अप्रॉक्सीमेट आता है, और सल्फर बहुत कम होता है, लेस देन 1%, या फिर 0.4 से 1% तक इसमें हम पिग आयरन में सल्फर होता है। चलिए इसका देखते हैं कि किस तरीके से ये दिखता है पिग आयरन। तो कुछ इस तरीके से पिग आयरन दिखता है, कुछ एक स्केच फॉर्म में या फिर जिस फॉर्म में हम उसको डाल दें। इसी का यूज करके हम आगे इसका हाईली यूज करते हैं किसी प्रोडक्शन में। जैसे आप देखेंगे कास्ट आयरन या फिर रोट आयरन हो गए। फिर स्टील कैसे बनाएंगे, वहाँ पे हम कार्बन का केवल वेरिएशंस होता है, बाकी इसी का यूज करके हम आगे मेटल्स को बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय रीमेल्टिंग पिग आयरन विथ कोक लाइमस्टोन इन कुपोला फर्नेस। लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था कि जो आयरन ओर को जब आप मेल्ट करते हैं तो फर्स्ट प्रोडक्ट आपको मिलता है पिग आयरन। बट पिग आयरन को आप डायरेक्ट एप्लीकेशन में नहीं ले सकते, वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो जब आप पिग आयरन को दोबारा रीमेल्ट करते हैं विद द चार्ज, फर्नेस यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका कुपोला फर्नेस में, तब आपको मिलता है यहाँ पे कास्ट आयरन। तो क्लियर है कि नहीं। पिग आयरन के लिए आपने जो फर्नेस यूज किया था ब्लास्ट फर्नेस, यहाँ पे आपको कुपोला फर्नेस में या कुपोला फर्नेस में जब आप मेल्ट करेंगे चार्ज के साथ पिग आयरन को, वहाँ पे आपको सेकेंडरी प्रोडक्ट जब मिलता है तो वो आपका होता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कुछ स्मॉल अमाउंट्स में सिलिकॉन भी होते हैं, फास्फोरस और सल्फर भी होते हैं। तो इस तरीके से हम कास्ट आयरन को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो कि इसको यूनिक मटेरियल बनाती है। पहली प्रॉपर्टी है कि ये एक ब्रिटल नेचर का प्रोडक्ट है। क्लियर है कि नहीं। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, और ये टेंसाइल में वीक होता है। टेंसाइल नेचर कैसा होता है, इसका वीक होता है। और जनरली जो हाईली सॉक्स वगैरह होते हैं उसमें क्या हो जाता है, ब्रिटल होने के कारण ये फेल हो जाता है। तो हम वहाँ पे इसका यूज नहीं करते जहाँ पे एक ऐसा हो टेंसाइल नेचर का फोर्स लगे उस कंपोनेंट पे, या फिर सडन सॉक्स वगैरह लगे जैसे टूल्स वगैरह में, फिर जनरली इसका हम यूज नहीं करते जहाँ पे सडन शॉक या सडन जर्क वगैरह इसमें लगे। इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कि इसकी जो फ्लूइडिटी है बहुत अच्छी है, जिसके कारण इसकी कास्टिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत गुड है। सेकेंड की हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। और डैम्पिंग या फिर वाइब्रेशन सस्टेन करने की कैपेसिटी इसकी हाई है। तो इसके कारण जो इसका एप्लीकेशन है जनरली
हैवी मशीन्स के जो बेड होते हैं या बेस होता है, वहाँ पे हम इसका हाईली यूज करते हैं। जैसे लेथ मशीन हो गया या फिर कोई मोटर वगैरह का जो फाउंडेशंस वगैरह है, या फिर आपने देखा होगा जो साइलेंट जनरेटर आते हैं छत वगैरह पे जो होते हैं, उसका भी बेस क्या होता है, जनरली कास्ट आयरन का ही बनाते हैं, क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस वगैरह है या फिर जो है उसको फ्लोर पर ट्रांसफ़र नहीं करता, वो उसको सस्टेन कर लेता है। इसकी और प्रॉपर्टी है कि जो ये वियर रेजिस्टेंस होता है, एक तरीके से वियर को वियर रेजिस्टेंट करता है। तो देखिए कास्ट आयरन का बहुत ज़्यादा हाईली एप्लीकेशन है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भी इसका हाईली यूज़ करते हैं। पहले के टाइम पे जो इंजन वगैरह बनते थे वो सब कास्ट आयरन के बनते हैं। या पहले जो रॉयल एनफील्ड बुलेट वगैरह आती थी, आप देखिए इंजन बहुत हैवी होते थे इसके, क्योंकि उस टाइम पे जनरली जो कंपोनेंट्स होते हैं सब किसका बनता था, कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीप था उस टाइम पे। ये 2 स्टेप में ही क्या हो जाता था, यूज़ में आ जाता था। आपको बताया था कि फर्स्ट जब आप ओर को ग्राउंड से निकालते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट आपको पी आयरन बनता है। सेकंड जब आप दोबारा रीमिल्ट करते हैं तो कास्ट आयरन ही मिलता है। तो इस कारण इसका जो प्राइस वगैरह होता था बहुत ज़्यादा सस्ता होता था। तो इस कारण इसका एप्लीकेशन क्या था, बहुत ज़्यादा था। इसके और एप्लीकेशंस को हम जब इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, कास्ट आयरन का क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे हम इसको हाईली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो कार्बन का जो परसेंटेज इसमें होता है, जनरली रेंज जो है 1.7 से 6.6%, 7% तक हम इसमें कार्बन के परसेंटेज होते हैं। अब कुछ एप्लीकेशंस इसका देख लीजिए। जैसे जो ओल्ड टाइम पे जो टू व्हीलर्स आते थे उसमें जो इंजन होता था वो कास्ट आयरन का बनता था। लेटर उसके बाद इंजन चेंज हो गया एलॉय कास्ट आयरन पे, फिर उसके बाद एल्युमिनियम एलॉय पे हो गया। आज के टाइम पे स्टील या फिर इसी स्टील के एलॉयस वगैरह का यूज करके हम इंजन वगैरह को बनाते हैं। तभी देखिए वेट क्या हो गया, गाड़ी का रिड्यूस हो गया। पहले के टाइम पे वेट जो होते थे बाइक्स के या फिर जो भी इंजन है जिसमें इंजन लगे होते हैं उसका बहुत ज़्यादा हैवी होता था। और कास्ट आयरन का उपयोग उस टाइम पे जब इस आया था तो यूटेंसिल बर्तन वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा हाईली यूज था। तो जो पैन वगैरह होते थे, ये पैन बहुत फेमस है उस टाइम पे भी। आज के टाइम पे भी पैन वगैरह जो है जो आयरन के आप मांगेंगे तो मिल जाएगा। तो वो किसका बनता था, कास्ट आयरन का ही बनता था। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है वो है ग्रे कास्ट आयरन। देखिए ग्रे कास्ट आयरन को हम कैसे बनाते हैं। कास्ट आयरन जब मोल्टन स्टेट में होता है, मोल्टन स्टेट मतलब जब कोई भी मेटल जब आपका लिक्विड स्टेट में है तो उसे हम बोलते हैं मोल्टन स्टेट या मोल्टन मेटल। तो जब कास्ट आयरन आपका मोल्टन स्टेट में है तो कूलिंग रेट डिसाइड करता है कि जो उस पर प्रेजेंट कार्बन है वो कौन सा फॉर्म लेगा। जब आप कास्ट आयरन को स्लो कूलिंग रेट पर, उसका जो कूलिंग रेट है स्लो रखेंगे, तब आपको जो सीमेंटाइट है वो ग्रेफाइट और ऑस्टेनाइट में ब्रेक होगा, जो कि हार्ड कंपोनेंट है। इस प्रोसेस को हम ग्रेफाइटाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे यदि आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो आपको ग्रे कलर का दिखेगा। इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रे कास्ट आयरन। देखिए इट विल प्रोड्यूस बाय स्लो कूलिंग रेट ऑफ मोल्टन कास्ट आयरन। तो क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन को बनाते हैं। और ग्रे कास्ट आयरन जो होता है वो माइक्रो स्ट्रक्चर के कारण, ग्रे दिखने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, जो इसके ग्रेफाइट होते हैं वो किस कलर दिखते हैं, ग्रे कलर के। तो इसी कारण इनको क्या बोलते हैं, ग्रे कास्ट आयरन। देखिए ग्रे कास्ट आयरन कुछ इस तरीके से दिखता है। ये एक कंपोनेंट है जो कि ग्रे कास्ट आयरन का। अब देखते हैं कौन कौन से इसमें परसेंटेज में और भी इसमें मेटल्स होते हैं। कार्बन इसमें जनरली होता है 2.5 to 3.8% तक, सिलिकॉन 2.8% तक मैक्सिमम, और जो मैग्नीज होता है वो 1% तक, और फास्फोरस 1% तक इसमें फास्फोरस होता है। अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टी है। देखिए ग्रे कास्ट आयरन कैसा होगा, ब्रिटल नेचर का होगा क्योंकि ये कास्ट आयरन का ही प्रोडक्ट है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका कम होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका क्या होता है, हाई होता है। हीट कैपेसिटी भी इसकी बेस्ट होती है। थर्मल कंडक्टिविटी यदि आप देखेंगे तो स्टील से इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। स्टील से इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्लियर है कि नहीं। इसकी मशीनेबिलिटी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि कार्बन का परसेंटेज इसमें ठीक है। और कास्ट इसका क्या होता है, कम होता है। वियर रेजिस्टेंस भी इसका हाई है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है ग्रे कास्ट आयरन की। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन का यूज जनरली इंजन के पार्ट्स बनाने में होता है, मोटर्स के पार्ट्स बनाने में भी हाईली यूज होता है, और ग्राउंड वर्क के लिए भी इसका हाईली यूज होता है। जैसे देखिए इसका अंडर वाटर ग्राउंड के जो पाइप वगैरह होती हैं वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। प्लस पिस्टन रिंग वगैरह बनाने में हम इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के जो फ्रेम होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर का जो आउटर फ्रेम होता है
वहाँ पे भी हम इसका यूज करते हैं बनाने के लिए। और एग्रीकल्चर के टूल्स वगैरह बनाने के लिए हम इसका हाईली यूज करते हैं। कुछ एग्रीकल्चर के जो टूल्स वगैरह हैं वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। उसका एक और एप्लीकेशन बहुत हाईली यूज होता है जहाँ पे सेल्फ लुब्रिकेशन हम पार्ट बनाते हैं। जैसे देखिए इसमें जो इसके स्ट्रक्चर में जो ग्रेफाइट होता है वो फ्री फॉर्म में होता है। क्लियर है कि नहीं? सो इसका जो कंपोनेंट है वो एज ए लुब्रिकेंट भी काम करता है। तो इसलिए हम इसके कंपोनेंट इस मटेरियल का यूज करके वो कंपोनेंट बनाते हैं जहाँ पे स्लाइडिंग होती है, जहाँ पे दो कंपोनेंट स्लाइड करते हैं। तो क्लियर है कि नहीं? तो क्योंकि ये सब एज ए फ्री ग्रेफाइट के कारण ये क्या करता है, एज ए सेल्फ लुब्रिकेशन करता है। तो इसको हम सेल्फ लुब्रिकेशन मटेरियल भी बोलते हैं। और इसका हम वहाँ पे भी यूज करते हैं जहाँ पे दो कंपोनेंट कैसे हैं, स्लाइडिंग पे हैं। तो ये इसका कुछ क्या है एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं वाइट कास्ट आयरन। वाइट कास्ट आयरन जब हम पिग आयरन को जो कि मोल्टन स्टेट में है, जब हम उसको रैपिड कूलिंग प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे हमको मिलता है वाइट कास्ट आयरन। इट इज़ प्रोड्यूस इन कुपोला फर्नेस बाय रिफाइनिंग ऑफ पिग आयरन विथ रैपिड कूलिंग रेट। जो कि ग्रे कास्ट आयरन में आपने देखा था स्लो कूलिंग रेट हम प्रोवाइड करते थे, बट यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, रैपिड कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो कार्बन होता है वो कंबाइंड फॉर्म में होता है जिसे हम सीमेंटाइट भी कहते हैं। सीमेंटाइट का जो फ्रैक्चर है यदि आप उसको देखेंगे तो वो वाइट कलर का दिखता है। तो इसीलिए हम इसको वाइट कास्ट आयरन भी बोलते हैं। देखिए जो इसमें वाइट जो कलर होता है वो एक इम्प्योरिटी को शो करता है, जो कि कार्बाइड की क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। उसी इम्प्योरिटी की वजह से इसका जो सीमेंटाइट का जो कलर है वो कैसा दिखता है, वाइट कलर का, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाइट कास्ट आयरन। इसमें देखिए सीमेंटाइट फॉर्म में होता है कार्बन, तो इसलिए कंस्टिट्यूएंट कैसा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, हार्ड कंस्टिट्यूएंट है। यदि आप इसमें कंपोजिशंस को देखते हैं तो कार्बन का जो परसेंटेज है वो 3.2 से 3.6% तक कार्बन होता है। सिलिकॉन अप टू द 1.8% तक, मैग्नीज 0.8% और सल्फ़र 0.3% तक इसमें सल्फ़र। अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी। ये बहुत हार्ड कंस्टिट्यूएंट है क्योंकि जो इसमें कार्बन होता है वो किस फॉर्म में होता है, सीमेंटाइट के फॉर्म में होता है और केमिकली बॉन्डेड होता है कार्बाइड के फॉर्म में। नेक्स्ट है, इसको मशीन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि कैसा कंस्टिट्यूएंट है, हार्ड कंस्टिट्यूएंट है। इसमें ग्रेफाइट प्रेजेंट नहीं होता है। हार्ड कंस्टिट्यूएंट के कारण ये कैसा होता है, एक्सीलेंट वियर रेजिस्टेंस होता है। इसकी वियर जो वियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है इसका, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इसका लो होता है। अब एप्लीकेशन देखते हैं। जो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है, जो वाइट कास्ट आयरन होता है वो मैलिएबल कास्ट आयरन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल भी होता है। इसी का यूज करके हम मैलिएबल कास्ट आयरन हम बनाते हैं। और इसका यूज वो पार्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड चाहिए और एब्रेशन रेजिस्टेंस चाहिए, जिसमें वियर आउट बहुत कम हो। जैसे कार का रिम वगैरह जो हो गया वो हम किसका यूज करके बनाते हैं, रिम या फिर व्हील्स जो आते हैं, पुल्ली वगैरह है वो हम इसी का बनाते हैं। जैसे देखिए इस तरीके की जो पुल्ली है। दूसरा नोजल वगैरह, जो एक्सट्रूजन नोजल होता है जो जिसको कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से पास होता है, तो उसका भी यूज उसको भी बनाने के लिए हम वाइट कास्ट आयरन का हम यूज करते हैं। रोलिंग मिल्स वगैरह बनाने में, जैसे देखिए ये जो मिल्स है, ये जो जैसे 3 है आपने पढ़ा होगा रोलिंग में, 2 है रोलिंग मिल, 3 है रोलिंग मिल्स। मिल्स मीन्स अरेंजमेंट, जो साइड साइड का जो अरेंजमेंट है, जो मिल्स, उसको बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और एक जैसे सीमेंटाइट के मिक्सचर का जो लाइनर होता है, किसी भी चीज़ का लाइनर, क्योंकि लाइनर पे बहुत ज़्यादा लोड लगता है और वियर आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो आपने एक जो सीमेंट मिक्स करने का लाइनर जो आपने देखा होगा, जैसे देखिए ये जो है सीमेंट, आपने देखा होगा सीमेंट और जो कंक्रीट जैसे होता है ना, गिट्टी बालू को मिक्स करने की जो मशीन होती है, आप उसको यदि इस बॉक्स के अंदर देखेंगे तो लाइनर बना होता है, जो कि जब आप मशीन घूमता है तो उससे से मिक्सचर मिक्स होता है। तो लाइनर भी वाइट कास्ट आयरन का ही बना होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वियर आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वाइट कास्ट आयरन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड कंस्टिट्यूएंट है। तो वहाँ पे इसका लाइनर और भी जहाँ पे भी लाइनर की जो चीज़ें होती हैं वो बनाने के लिए हम वाइट कास्ट आयरन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेलिएबल कास्ट आयरन। देखिए मेलिएबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाइट कास्ट आयरन विच इज मेड फ्रॉम हार्ड लिक्विड आयरन विथ सर्टेन केमिकल कंपोनेंट। देखिए मेलिएबल कास्ट आयरन को हम बनाते कैसे हैं। वाइट कास्ट आयरन को जब हम एनीलिंग प्रोसेस करते हैं, एनीलिंग प्रोसेस बेसिकली हीट ट्रीटमेंट करते हैं।
870 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको स्लो गर्म करते हैं और फिर इस टेम्परेचर पर हम इसको 25 से 50 आवर तक करीब रखते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो उसके बाद हमको क्या मिलता है, मेलेबल कास्ट आयरन। तो क्लियर है कि नहीं। बाय एनीलिंग प्रोसेस हार्ड ब्रिटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइट कास्ट आयरन इज कन्वर्टेड इनटू नोडुलर फॉर्म सो दैट द मटेरियल विल हैव ग्रेटर डक्टिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ कंपेयर टू ग्रे एंड वाइट कास्ट आयरन। तो यहाँ पे इसका जो इम्प्रूव होता है ब्रिटलनेस के साथ साथ इसकी डक्टिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे इम्प्रूव हो जाता है। अब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो ग्रे कास्ट आयरन और वाइट कास्ट आयरन के कंपेयर में यहाँ पे क्या होता है, बेस्ट होता है। यदि आप इसका कंपोजिशन देखेंगे तो कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है 2.2 से 3.6% तक, सिलिकॉन अप टू 1.1% तक, मैग्नीशियम 0.1 से 0.4% तक, और जो सल्फ़र होता है वो 0.03 से 0.3% तक इसमें सल्फ़र प्रेजेंट होता है। यदि इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये बहुत ज़्यादा टफ होता है कंपेयर टू ग्रे कास्ट आयरन से। क्लियर है कि नहीं। और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी ग्रे और वाइट कास्ट आयरन के कंपेयर में क्या होता है, बेस्ट होता है। वियर रेजिस्टेंस इसका ऑलरेडी बेस्ट होता है और लो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इसका होता है। तो ये इसकी क्या है, मेलेबल कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज़ है। देखिए मेलेबल कास्ट आयरन में इम्प्रूव होता है डक्टिलिटी, इसके साथ साथ इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होता है। अब ऐसा नहीं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ घट जाता है, नहीं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है, उसके साथ साथ इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, जिसके कारण इसका एप्लीकेशन भी क्या हो जाता है, ब्रॉड। अब देखते हैं एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन जो फर्स्ट है रेल के रोड बनाने में, जैसे देखिए जो रेल, ये जो रेल है, रेल का रोड बनाने में इसका हाईली यूज होता है। कनेक्टिंग रॉड बनाने में इसका हाईली हम यूज करते थे। देखिए जो रेल का रोड है और कनेक्टिंग रॉड है, ये पहले के टाइम पे हम इसका यूज करते थे बनाने के लिए। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो हम स्टील यूज करते हैं, स्टील और उसके कंपोजिशन यूज करते हैं। आज के टाइम पे हम मेलेबल कास्ट आयरन का हम यूज रेल या फिर इसमें कनेक्टिंग रॉड बनाने में हम यूज नहीं करते हैं। उस टाइम पे इसका हाईली यूज होता था। पाइप की फिटिंग बनाने में आज भी हम इसका यूज करते हैं। जो पाइप की फिटिंग जैसे बेंडिंग वगैरह जो होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में देखिए जो बेंड्स वगैरह होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हैमरिंग फोर्स लगता है, तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है कंपेयर टू पाइप, वहाँ पे बेस्ट रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पाइप की जो फिटिंग्स होती है चाहे किसी भी टाइप्स का, तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। और कुछ ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स वगैरह बनाने में भी आज इसका हम यूज करते हैं। तो ये इसके है मेलेबल कास्ट आयरन के एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं डक्टाइल कास्ट आयरन। डक्टाइल कास्ट आयरन को नोडुलर कास्ट आयरन या फिर स्फेरॉइडल कास्ट आयरन भी कहते हैं। व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम, सिलिकॉन या फिर मैग्नीशियम जब हम कास्ट आयरन में ऐड करते हैं तो जो ग्रेफाइट होता है वो नोडुलर या फिर स्फेरॉइडल फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसमें जो कार्बन होता है वो स्फेरॉइडल फॉर्म में रहता है। डक्टाइल कास्ट आयरन की जो फ्लूइडिटी है वो काफ़ी हाई होती है, जिसके कारण इसकी कास्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। कॉम्प्लेक्स शेप भी हम इससे जनरली क्या करते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप। एक्सीलेंट कास्टेबिलिटी इसकी हो जाती है, स्ट्रेंथ इसका हाई होता है, इसमें टफनेस इंप्रूव हो जाता है और वियर रेजिस्टेंस इसका ऑलरेडी क्या होता है, हाई होता है। इसमें जो कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 3.4% तक इसमें कार्बन होता है। इसका जो एप्लीकेशंस है गियर और गियर बॉक्स बनाने के लिए हम इसका हाईली यूज करते हैं। जैसे देखिए इस टाइप का जो गियर के अरेंजमेंट होते हैं या फिर गियर बॉक्स में अगर हम भी हाई मटेरियल इसका हम यूज करते हैं। डिस्क ब्रेक का जो कैलिपर होगा, जैसे आपने डिस्क ब्रेक को देखा होगा जो कैच करता है, जैसे देखिए 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर में जो ये रेड कलर का जो बॉक्स है जो कैप करता है ब्रेक को, डिस्क ब्रेक को, तो वो ब्रेक का जो कैलिपर होता है उसको बनाने के लिए हम डक्टाइल कास्ट आयरन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी टफनेस जो होती है क्या होती है, हाई होती है। टफनेस वो इंस्टेंट जब लोड लगते हैं, तो क्लियर है कि नहीं। पंप की जो हाउजिंग हो गई जहाँ पर रोटेट करता है फैन वगैरह, और हाइड्रोस्टेटिक बैरल्स वगैरह हो गए, क्लियर है कि नहीं, उसका भी बनाने के लिए हम डक्टाइल कास्ट आयरन का ही यूज करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है डक्टाइल कास्ट आयरन। देखते हैं एलॉय कास्ट आयरन। देखिए एलॉय मीन्स क्या हुआ। एलॉय मीन्स होता है कि एलॉइंग एलिमेंट मिक्स करना है। जैसे कोई भी मेटल है उसकी कुछ प्रॉपर्टी इंप्रूव करना हुआ है, क्लियर है कि नहीं, जो कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी को हम इंप्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलॉइंग एलिमेंट, क्लियर है। अब जैसे कास्ट आयरन है तो कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में ये वीक होता है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम इसकी बढ़ाएंगे। टफनेस में वीक होता है, टफनेस इसका हम इम्प्रूव करेंगे, क्लियर है कि नहीं।
कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं है तो क्रोमियम मिक्स करेंगे जिससे कि इसका कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इंप्रूव हो। तो वही जो उसकी कमियां है उस टाइप के मटेरियल को हम मिक्स करेंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं। तो वही आपका क्या हो जाता है, एलॉइंग एलिमेंट। तो कास्ट आयरन में जो भी इसकी जो नेगेटिव जो कम है उसमें उसमें उस टाइप के मटेरियल को जब आप मिक्स करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं तो वही आपका एलिमेंट क्या हो जाता है, एलॉय कास्ट आयरन। जैसे देखिए, एलॉय कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस बाय एडिंग एलॉइंग एलिमेंट लाइक निकिल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, क्लियर है, कॉपर, मैग्नीज इन द मोल्टन मेटल कलेक्टेड इन कुपोला फर्नेस। तो जैसे क्रोमियम वगैरह आप कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए या फिर मोलिब्डेनम टफनेस वगैरह के लिए जब आप मिक्स करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी को आप इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरीके से हम एलॉय कास्ट आयरन को क्या करते हैं, बनाते हैं। इसमें इम्प्रूव क्या क्या होता है, जब आप मिक्स करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्लियर है कि नहीं। जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई हो गया, हाई वियर रेजिस्टेंस हो गया, कोरोजन रेजिस्टेंस हो गया, क्लियर है कि नहीं। हीट रेजिस्टेंस बनाते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर हम इसको यूज कर सकें। तो इस टाइप की इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। जब इस टाइप की प्रॉपर्टी जब इसकी इम्प्रूव हो जाती है तो इसका एप्लीकेशन पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड एप्लीकेशन हो जाता है। जैसे देखिए, इसका हाईली यूज कास्ट आयरन का तो ऑलरेडी यूज होता है ऑटोमोबाइल पार्ट्स में। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, एलॉय कास्ट आयरन का। इसका हाईली यूज होता है सिलेंडर बनाने में, पिस्टन बनाने में, क्लियर है कि नहीं। ये सिलेंडर के जैसे ब्लॉक हो गए, पिस्टन बनाने में। जैसे देखिए, यदि ये 4 सिलेंडर है तो आपकी ये पिस्टन, उसके बाद पिस्टन रिंग बनाने में, क्लियर है कि नहीं। पहले देखिए हम कास्ट आयरन यूज करते थे, जब मटेरियल और इम्प्रूव हुआ और खोज हुए तो उसके बाद हम आ गए एलॉइंग कास्ट आयरन पे। अब इसका बनाते थे, यहाँ पे इसकी जो मटेरियल की जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाती है, प्लस वेट रिड्यूस हो जाता है। फिर हम आगे बढ़े, स्टील्स वगैरह पे गए, एलुमिनियम लाइट वेट चाहिए तो एलुमिनियम पे गए। तो ऐसे ऐसे हमारा क्या हुआ, कास्ट को रिड्यूस करते चले गए और उसका वेट भी रिड्यूस करते चले गए, जिससे कि हमारा क्या हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से जो एलॉइंग कास्ट आयरन है तो यहाँ पे इसका हाईली यूज होता है। कास्ट आयरन के क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे आपका कास्ट आयरन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रोट आयरन। रोट आयरन जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, शुद्ध लोहा। तो क्लियर है कि नहीं। रोट आयरन इज एज्यूम्ड अप्रॉक्सीमेटली एज प्योरेस्ट आयरन विच कंटेन एटलीस्ट 99.5% इसमें क्या होता है, आयरन होता है। अब जो इसका बनाने के मेथड्स है, इसमें हम क्या करते हैं, पिग आयरन को रीमेल्ट करते हैं। और यहाँ पे जो फर्नेस यूज करते हैं मेल्टिंग के लिए वो पेडलिंग फर्नेस यूज करते हैं। तो क्लियर है कि नहीं। देखिए, फर्नेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ओर को लाते हैं और जब आप उसको मेल्ट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, तो ब्लास्ट फर्नेस के बाद जब आपका कंपाउंड मिलता है वो आपका कौन सा आयरन होता है, पिग आयरन। अब जब आप इसको दोबारा रीमेल्ट करते हैं कि कौन से फर्नेस में, कुपोला फर्नेस में, तब आपको मिलता है कास्ट आयरन। और जब आप दोबारा इस पिग आयरन को रीमेल्ट करते हैं पेडलिंग फर्नेस में तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, रोट आयरन। तो क्लियर है कि नहीं। तो फर्नेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का अलग अलग फर्नेस है। पिग आयरन के लिए हम यूज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस, कास्ट आयरन के लिए कुपोला फर्नेस और रोट आयरन के लिए पेडलिंग फर्नेस। तो यहाँ को जो ये आयरन है, दिस आयरन इज प्रोड्यूस फ्रॉम पिग आयरन बाय रीमेल्टिंग इट इन पेडलिंग फर्नेस। तो पेडलिंग फर्नेस से हमको क्या मिलता है, रोट आयरन। और रोस्ट आयरन कैसा है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, जिसको हम शुद्ध लोहा बोलते हैं। और पिग आयरन को हम क्या बोलते हैं, कच्चा लोहा। इसमें आयरन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 99.5%। और इम्प्योरिटी बहुत कम होती है। देख रहे हैं आप, केवल 0.5% इसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज। चलिए कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.05 to 0.15% तक इसमें कार्बन होता है। सिलिकॉन भी बहुत कम होता है, लगभग 0.2% तक इसमें सिलिकॉन होता है। मैग्नीज भी इसमें 0.1% होता है। और सल्फर का अमाउंट तो बहुत ही कम है, लगभग 0.03% तक इसमें क्या होता है, सल्फर होता है। तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कार्बन का परसेंटेज बहुत कम है। जब कार्बन का परसेंटेज बहुत कम है तो इसकी बिल्डेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, क्लियर है कि नहीं। आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, फॉर्ज भी कर सकते हैं, बिल्ड भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट इसका ये है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। इसको हम शुद्ध, इसी को हम शुद्ध लोहा भी बोलते हैं। मेलिएबल भी है, डक्टाइल नेचर का भी है। मेल्टिंग पॉइंट लगभग इसका 1400-1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये 1500 के आगे डिग्री सेंटीग्रेड आप लगा लीजिएगा, ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, हैमरिंग कर सकते हैं, प्रेसिंग कर सकते हैं, मीन्स फार्मिंग प्रोसेस के लिए इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं।
ये इजीली क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी नेचर शो करता है, प्लास्टिसिटी तक भी जा सकता है, और इसकी बिल्डेबिलिटी आप इजीली क्या कर सकते हैं। और इसका जो टेंसाइल और कंप्रेशन बोथ में क्या होता है, गुड होता है, मतलब इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल भी एक लेवल तक इसमें क्या होता है, दोनों सही होता है। तो ये इसको क्या हो गई, रोट आयरन की प्रॉपर्टीज हो गई। क्वेश्चन ऑफ रोट आयरन। रोट आयरन का हाईली यूज होता है पहले तो मेकिंग चैन बनाने में। आपने देखा होगा जो चैन से आप जो हम चैन यूज करते हैं केटल वगैरह में, या फिर कहीं भी किसी भी जगह, तो चैन बनाने में इसका हाईली यूज होता है। रेलवे की कपलिंग में हम यूज करते हैं, जहाँ पे दो बोगी को हम कपल करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से जो कपलिंग होती है, तो कपलिंग में भी इसका हम यूज करते हैं। वाटर पाइप या स्टीम पाइप, जो अंडरग्राउंड पाइप्स वगैरह पहले यूज होता था, क्योंकि ये सस्ता पड़ता था इसलिए हम इसको यूज करते थे, बट इसमें कोरोजन एक ड्रॉबैक था, तो आज के टाइम पे हम इसका यूज थोड़ा सा कम हो गया है। प्लेट हो गया, सीट्स हो गया, या बार वगैरह बनाने में जो बीम्स होते हैं उसका बनाने में इसका यूज होता है। ये इसके एप्लीकेशंस थे रॉट आयरन के। तो आपको क्लियर हो गया होगा तीनों की। जब हम ग्राउंड से जब आयरन के जब ओर निकालते हैं, तो ओर से हम तीन ही कंपाउंड हमको मिलते हैं। फर्स्ट मिलेगा हमको पिग आयरन, जिसको कच्चा लोहा या क्रूड आयरन भी बोलते हैं। सेकंड आपको मिलता है कास्ट आयरन, फिर मैंने डिस्कस किया कास्ट आयरन का क्लासिफिकेशन, और थर्ड आपको मिलता है रोट आयरन, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। तो आयरन के कंपाउंड्स आपके क्या हो गए, यहीं पे ख़त्म हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।